हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्जाम के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए राजस्थान के अंतर्गत, इसके अलावा पटवारी, कांस्टेबल, आरएएस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्जाम आयोजित हुए, रीट वगैरह सभी के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था। और जितना हो सकता था मेरे द्वारा मैंने सभी क्लासेस को निःशुल्क रख करके आपकी सहायता करी थी। अब जैसे ही हमारे वापस से नई भर्तियों की घोषणा हुई है, तो मैं आप सभी लोगों के लिए लैब असिस्टेंट की भर्ती के लिए पुनः जो है क्लासेस पूरी वापस नए रूप से, सुचारू रूप से शुरू करने जा रहा हूं। और उस क्लास की शुरुआत जो है हम 1 मार्च से कर चुके हैं। आप सभी लोगों ने पिछली क्लासेस देख ली होगी, और जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि पहली क्लास से ही आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि आप लोगों का जो है अच्छे तरीके से बेसिक स्ट्रांग हो जाए। और आप सभी लोग जो न्यूमेरिकल स्किल्ड होती है आपके दिमाग में, एक मतलब देखो, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या होगा कि थोड़े से अपने दिमाग को यूज करना आना चाहिए। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने के बाद उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है वो आना जरूरी है। और वो तब डेवलप होगा जब आप लगातार नोट्स लिखते जाएंगे। और जो मैं क्वेश्चन क्लास में अभी करवाता हूं, उन क्वेश्चन को जरूर करें, वापस से आप भी वापस से अपने आप करें, बिना देखे करने की कोशिश करें। और इसके बाद में जैसे ही अपन ये एक टॉपिक हो रहा है, फिर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद मैं वापस से इसी पूरे चैप्टर पर बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो उन सभी को जिसने भी अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स के अंदर मेंटेन किया, उस विद्यार्थी के लिए इस बार लैब असिस्टेंट की भर्ती को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि 2022 और 18 में भी उन्हीं विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ हमारे चैनल से, जो विद्यार्थी लगातार नोट्स बनाते थे, नोट्स मुझे सेंड करते थे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मुझे सेंड करते थे, तब जाते उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही केवल वीडियो देख लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। मैं केवल आपको जो है पागल नहीं बना सकता या झूठी दिलासा ही नहीं दिला सकता कि बस आप वीडियो देख लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा उससे सिलेक्शन लेने के लिए तो आपको कंटिन्यूअसली कम से कम 6 महीने तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जीके और साइकोलॉजी वगैरह जो आपका पोर्शन है उसको पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कूलम का नियम। जो आपके सिलेबस में पहला पॉइंट मेंशन है कि कूलम का नियम, उस कूलम के नियम को तो आज अपन समझने वाले हैं। इससे पहले की 2 क्लासेस में आपने केवल आवेश के बारे में समझा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो कूलम का नियम, जो कि कूलम महोदय के द्वारा 1785 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, ये जो कूलम का नियम है ये 1785 में दिया गया था। इस कूलम नियम के अनुसार जब आपके 2 स्थिर बिंदु आवेश, सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि कूलम नियम केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण भी हो सकता है। अगर अलग अलग चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपका आकर्षण होगा। और यदि धनात्मक धनात्मक है या नेगेटिव नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ऋणात्मक है, तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि उसके जो आपके आवेश है उनका जो परिमाण है, यानी कि +4 है, -4 है, क्या है उसकी वैल्यू, क्या है मैग्नीट्यूड, क्या है, उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, गुणनफल समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इनके बीच की जो दूरी है उसका पहले तो आप स्क्वायर करोगे, और उस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है। ये बात जरूर याद रखें कि ये जो आपका कूलम नियम है ये कहता है कि ये जो 2 आवेश है इनके मध्य जो ये आपका बल लगेगा, स्थिर वैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बल हमेशा उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो लाइन होगी, उसके अनुदिश, उस लाइन के अकॉर्डिंग ही, उस लाइन पर ही लगता है। समझ में आ गई बात? देखिए, ये कह रहा है कि ये एक Q1 चार्ज है और एक ये हमारा Q2 चार्ज है।
तो Q1 Q2 के बीच की अगर दूरी r है तो आपका जो इन दोनों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अभी तक हमने केवल क्या सीखा है कि आकर्षण लगता है या प्रतिकर्षण लगता है या आवेश होते क्या है, लेकिन ये जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लग रहा है उस आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान कितना है, वैल्यू कितनी है, वो निकालने के लिए कूलम के नियम ने एक बात बताई थी कि दोनों आवेशों का आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो F यानी कि बल आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है Q1 और Q2 के, तथा आपका बल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उनकी दूरी के वर्ग के। समझ में आ गई बात। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये फर्स्ट इक्वेशन, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। और आपको बता दूं कि इन्होंने यह भी कहा था कि आपका ये जो बल है ये जिस माध्यम में आप ये करवा रहे हो, ये माध्यम जिस माध्यम में आप ये बल निकाल रहे हो उस माध्यम की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, उस पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, ये कैसे निर्भर करेगा वो भी आगे जो फॉर्मूला दिया गया है वहाँ पता चलेगा। तो आपको याद रखना है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर आप कह दो डायरेक्टली कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, जब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मिलाया तो क्या बन जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। लेकिन कूलम महोदय ने फॉर्मूला दिया Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ये यहाँ पर जो K है, ये K हमारा एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक है, इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो K का मान आता है फिक्स कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, कि ये जो K आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर, इस K का मान कितना होता है, तो K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा K के अंदर 1/4 है वो तो कांस्टेंट है, पाई है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है सर, बेसिकली एप्सिलॉन नॉट जो है हवा की विद्युतशीलता होती है और कुछ नहीं है। ये क्या है, हवा जो होती है हमारे एयर जो होती है, निर्वात की भी और एयर की भी, दोनों की ही विद्युतशीलता हम जो है एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं। ठीक है, और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपके, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, ये रही, कितनी है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जरूर आप याद रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस एप्सिलॉन नॉट, ये जो हमारा है एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, हवा की विद्युतशीलता। तो हवा की विद्युतशीलता ये एक राशि है, और इस राशि की डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा ही, विमा सूत्र तो होगा ही होगा, और विमीय सूत्र जो है वो क्या है, m-1 L-3 T4 A²। समझ में आ गई बात। ये जरूर आप याद रखिएगा कि जो एप्सिलॉन नॉट है हवा की विद्युतशीलता है, इस विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या है, m-1 L-3 T4 और A²। समझ में आ गई बात। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा आप। अब यहाँ पर जरूरी तो नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर आपके हवा की विद्युतशीलता ही दी जाए, है भाई, जरूरी है क्या ये बताओ। अरे हर क्वेश्चन फिक्स टाइप का आएगा ये कोई जरूरी थोड़ी है। हवा की जगह उसने बोल दिया कि अब बेटा है ना, मैंने दोनों चार्ज को लेकर के तेल में डाल दिया। अच्छा सर पकोड़े बनाने थे क्या, हाँ भाई पकोड़े बना देते हैं चार्ज का, है ना, तेल में डाल दिया। अच्छा, और कभी कभी मेरे दिमाग क्या थोड़ा तेज चलता है,
मेरी इच्छा कर गई कि भाई साहब पकोड़े है ना तेल में तो बड़े तो मज़ा ही है, ठीक है, अलग बात है, लेकिन क्या करें यार, इसको तेजाब में डाल दे तो अच्छा, और यार तेजाब में डाल दे तो बढ़िया ही है, चलो। मेरी इच्छा कर गई गर्म पानी में डाल दे तो, अब वो कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर तो, है ना। तो एग्जामिनर जब कुछ भी कर सकता है तो वहां पर उस मीडियम में, जिस मीडियम में वो गया, तेजाब में जा सकता है, गर्म पानी में जा सकता है, ठंडे पानी में जा सकता है, आपके कांच में जा सकता है, तेल में जा सकता है, कुएं में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो वो जहां जाएगा उस मीडियम की विद्युतशीलता के साथ साथ आपका जो बल है वो चेंज होता रहेगा, बल की मात्रा में परिवर्तन होता रहेगा, और वो परिवर्तन कितना होगा वो हमें यहाँ पर याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका माध्यम केवल हवा या निर्वात दे रखा हो, हवा और हवा के साथ में हो सकता है कि कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हवा ऑप्शन में हो, हवा की जगह वो निर्वात भी लिख देता है, ठीक है। तो हवा या निर्वात है तब तो आपके बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और तब के का मान फिक्स है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर किसी अदर माध्यम में चले जाएं, किसी अदर मीडियम में चले जाएं, तो बल का सूत्र हो जाता है एफ माध्यम का 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणा Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन क्या है, तो ये एप्सिलॉन है आपके माध्यम की विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन क्या होता है, ये एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता। समझ में आ गई बात, ये एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता होती है, ये जरूर याद रखना है। अब माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होगी वो आपके एग्जाम में दे रखा होगा। तो किसी भी माध्यम के अंदर जो आपका बल लगेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम, तब आपसे फॉर्मूला याद रखना है एफ माध्यम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तब एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट केवल हवा या निर्वात के लिए ही आता है, ठीक है। और आपका Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर तो आता ही है, ठीक है सर। अब इस माध्यम की विद्युतशीलता मैं कैसे निकालूंगा, तो माध्यम की विद्युतशीलता के लिए आपके लिए मैं यहाँ पर जो है आगे एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला जब आपको याद होगा तो आप इजीली किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता को निकाल सकते हो। अब मैं वो आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे आपके कई बार क्वेश्चन फंसता है। चलिए देखिएगा, ये रहा, ये जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला जो है हमें याद रखना है। अच्छा सर, ये अगर हमें याद नहीं होगा तो बेटा, ये अगर हमें याद नहीं है तो फिर हमारा आगे जो आने वाले क्वेश्चंस है उसमें हमें नानी याद आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमें याद रखना है। और ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या होता है, ये होता है परावैद्युतांक। क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। तो अब आपसे क्या होता है, एग्जाम के अंदर फंसाया ऐसे जाएगा आपको कि आपको क्या करेंगे कि वो आपको एग्जामिनर परावैद्युतांक दे देते हैं मीडियम का, डायरेक्ट उसकी विद्युतशीलता नहीं देते हैं। और जैसे ही उसने परावैद्युतांक दिया, हम समझते हैं कि इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन की जगह सीधे सीधे एप्सिलॉन आर ही पुट कर दें, वहाँ हो जाती है हमारे क्या, गलती। तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए आपको जरूर याद रखना है कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन होता है उस माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो वायु की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक, जिसे आप इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हो। आई थिंक आप सभी ने ये चीज़ें 12th में पढ़ रखी है तो आपको याद होगा, सबसे पहले आपको यही चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ों की मैंने आपको जो है परावैद्युतांक आप कहें वो लिखवा दी है। जैसे हवा के लिए है तो 1.0059 है हवा के लिए, तो आप एक ही लेते हैं, और निर्वात के लिए भी आप एक ही लेंगे, ठीक है।
कांच के लिए 5 से 10 के बीच कांच पे डिपेंड करता है कि कौन सा कांच आपका है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं। ब्लैक कांच आते हैं, एक वाइट कांच आते हैं, उसके अलावा कुछ ब्राउन कांच भी आते हैं, कुछ ऐसे कांच भी आते हैं जिसमें एक तरफ से देख सकते हो, एक तरफ से नहीं देख सकते हो। तो वो सभी कांच का अलग अलग परावैद्युतांक होता है। इसके अलावा अभ्रक, आप लोग सभी जानते हो, अभ्रक यानी कि आपका जो है माइका। ठीक है, लड़कियों का माइका नहीं, अपने अभ्रक एक जो धातु होता है जिसके बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा है कि भीलवाड़ा के अंदर अभ्रक की ईंटों का जो है उद्योग लगाया जाता है या उद्योग होता है। इसका 3 से 6 होता है। निर्वात का 1 होता है। सुचालक जितने भी होते हैं यानी कि कंडक्टर्स जितने भी होते हैं उन सभी का इनफाइनाइट होता है परावैद्युतांक। रबड़ का 7 होता है। ग्लिसरीन का 42.5 होता है। आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर जो आपके लेबोरेटरीज के अंदर यूज आता है। और बेसिकली जितने भी केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, या इसके अलावा भी जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां आपको कुछ रिसर्च करनी है तो वहां आपको जो जल चाहिए होता है, जो पानी चाहिए होता है, वहां आप जनरली ऐसा वाटर यूज नहीं कर सकते जो आप नॉर्मल घर पे यूज करते हैं। उसके लिए आपको डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत होती है। और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बिल्कुल भी आपका जो है करंट पास नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार के कोई आयन या किसी भी प्रकार की छोटी सी भी गंदगी नहीं होती है। और उस वजह से उसका जो है परावैद्युतांक बहुत ज़्यादा है, 80 है। और इसके साथ में ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का भी आप 1 ही लोगे, क्योंकि ऑक्सीजन, हवा और निर्वात ये तीनों एक दूसरे के समकक्ष ही आप मानते हो। इन तीनों का लगभग एक ही रहने वाला है। ठीक है, इस परावैद्युतांक का क्या बेनिफिट है ये आगे मैं बताऊंगा। आपको एग्जामिनर केवल ये छोटी सी चीज़ दे करके बहुत सारे क्वेश्चन को गलत करवा सकता है, तो आप ये याद रखें। याद नहीं भी रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना। एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में लिख कर देता है। याद सिर्फ इसलिए रखना है कि हो सकता है कि हमें कभी कंपैरिजन करना हो और वहाँ हमारे जो है वैल्यूज़ नहीं दे रखी हो या हमें कुछ याद हो, तो फ़ायदा ही होता है चीज़ें। ठीक है, चलो अब देखिए, आपको बता दूं निर्वात या फिर आपके हवा के अंदर ही विद्युत बल सर्वाधिक होता है। ये चीज़ आपको डायरेक्टली याद रखनी है। इसके अलावा जितने भी कुचालक माध्यम होते हैं जिसमें से आपके विद्युत पास नहीं हो सके, कुचालक माध्यम, उसमें बल हमेशा जो है अपेक्षाकृत कम ही लगता है। इसके अलावा जो सुचालक माध्यम होते हैं उनके अंदर बल 0 होता है, क्योंकि सुचालक माध्यम के अंदर परावैद्युतांक जो होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट। अब जैसे ही परावैद्युतांक आपने इनफाइनाइट पुट करी तो यहाँ पर जैसे ही आप इनफाइनाइट पुट करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है आपका एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट यानी एप्सिलॉन की वैल्यू इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट यानी पूरा 0। तो सुचालक माध्यमों के अंदर बल हमेशा 0 होता है। ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। सीधे सीधे अगर आपके एग्जाम में अगर लाइन भी आ जाती है तो वहाँ आपको कैलकुलेट करने नहीं बैठना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट याद होगी, तो आपको टाइम की जो है बचत हो जाएगी। ठीक है, तो आप अब एक बल का नया फॉर्मूला अगर हम डेराइव करें तो फोर्स इज इक्वल टू एक न्यू फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इस पेन को बढ़ा करके लिख देता हूँ। और अब हमारे पास नया फॉर्मूला जो आएगा वो देखो क्या आएगा, 1/4 पाई, और एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन नॉट गुणा हम क्या लिख देंगे, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी माध्यम के लिए आपसे अगर बल पूछा जा रहा है तो आपको केवल उस बल के लिए क्या करना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, जिसमें कि आप सभी लोग जानते हो Q1 Q2 आर स्क्वायर सब एग्जाम में दे रखा होगा। गलती सिर्फ यहाँ करवा सकता है, तो यहाँ आप एप्सिलॉन आर याद रखिएगा, ये परावैद्युतांक है। ठीक है, और किस किस का कितना परावैद्युतांक है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एक बार आपको कूलम का नियम जो है वो समराइज करके बता देता हूँ, आपको याद क्या रखना है। बेसिकली सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कूलम नियम जो है वो 1785 में दिया गया था 1785 के अंदर, और उसमें उसने जो है बताया था कि भाई हमारे 2 चार्ज रखे हुए हैं r दूरी पर, तो उनके मध्य बल कितना लगेगा, तो उन दोनों का गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब चीज़ें तो है, लेकिन हमें याद क्या रखना है, फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला याद रखना है निर्वात के लिए, और वो होता है
F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, K बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस K की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ गई बात। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा की विद्युतशीलता है या निर्वात की विद्युतशीलता कह सकते हैं। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट की विमीय सूत्र या विमा या डायमेंशंस क्या होती है, तो m-1 L-3 T⁴ a स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये निर्वात माध्यम नहीं है, इसके अलावा कोई और माध्यम है, तो उस माध्यम के अंदर आपका जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। और माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, तो माध्यम की विद्युतशीलता होती है माध्यम का प्रावैद्युतांक इंटू वायु या हवा की विद्युतशीलता। समझ में आ गई बात। तो ये भी आपको सूत्र याद रखना है। इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इस छोटे से फॉर्मूले की एक वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, आपको याद रखना है सुचालक माध्यम में बल शून्य होता है, कुचालक में अपेक्षाकृत कम होता है, निर्वात या हवा में सर्वाधिक विद्युत बल लगता है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कुछ का मैंने आपको जो है एप्सिलॉन आर बता दिया है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये जो हमने कूलम नियम पढ़ा, इस कूलम नियम को हमने जनरली पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन इस कूलम नियम के अंदर इसका एक और निरूपण होता है जिसे हम कहते हैं सदिश निरूपण। क्या कहते हैं, सदिश निरूपण। सदिश निरूपण का मतलब होता है वेक्टर फॉर्मेशन या वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्या करना, वेक्टर फॉर्म के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना, वेक्टर के रूप में उसको शो करके दिखाना है। तो यहाँ बेसिकली वेक्टर के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना है कि F12 का मतलब है पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, उनके बीच में ये रहा देखो Q1, ये है Q2, इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो मान लो इस पॉइंट से डिस्टेंस है R2 या R1, और R1 और R2 डिस्टेंस जो होती है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है इनका। ठीक है, तो F12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी वही है, निर्वात मीडियम है इसलिए ये लिया है, अगर और कोई मीडियम होता तो हम लिखते एप्सिलॉन, और Q1 Q2 का मल्टीप्लाई तो होगा ही, लेकिन जो आर स्क्वायर था उस आर स्क्वायर की जगह आपको जब वेक्टर फॉर्म में आप लिख रहे हो तब आपको क्या लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो आपको लिखना है R2 माइनस R1। ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब डिवाइड बाय आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझ में आ गई बात। ये वैल्यू होती है किसकी, आर स्क्वायर की। अब ये सर कैसे आती है, तो बेसिकली ये जिसने भी मैथ्स पढ़ी है उसको ये वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करना आता होगा। नहीं आता है तो आपको बता दूं कि R इज इक्वल टू होगा R2 माइनस R1। उस R का डॉट करेंगे और ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो केवल सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम कैसा है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएंगे, हमें जो फिल करना है वो टिक टिक कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा और आंसर। ठीक है, तो ज़्यादा हमें जो है अपने दिमाग के अंदर कोई फालतू की चीज़ें नहीं बननी है, हमें डेरिवेशन वगैरह नहीं करने हैं, बोर्ड नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं लैब स्टैंड का एग्जाम। तो आपको याद रखना है कि दो चार्जेस के बीच में, दो आवेशों के बीच में जो कूलम के नियम के अनुसार जो बल लगेगा वो सदिश निरूपण कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R2 माइनस R1 की मॉड का क्यूब। मॉड यानी कि आपको पता होगा R2 माइनस R1 करोगे, फिर जो आएगा उसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। ये मैं क्वेश्चन आएंगे वहाँ समझा दूंगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड या परिणाम कैसे निकाला जाता है, उसका क्यूब करोगे और नीचे डिवाइड कर दोगे R1 माइनस R2 से। ठीक है, ये याद जरूर रखना क्योंकि वेक्टर फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड जो कूलम नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जो कि आपको मैंने अभी जस्ट जो फॉर्मूला बताया है कि आपका
एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उस पर बेस्ड हम एक पहले क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि किस प्रकार से इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे कि निर्वात में रखे, निर्वात हवा वायु ये कोई भी कह सकता है, ठीक है। तो निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य, बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। बल कितना है? 18 न्यूटन है। बल 18 न्यूटन है यदि 1 मिलीमीटर 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक, 6 परावैद्युतांक की, 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका, कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो हमने क्या करा, क्वेश्चन क्या है हमारा, निर्वात के अंदर यानी कि जहां पर आपके वायु हवा किसी प्रकार का कोई कण वण नहीं है, तो निर्वात के अंदर यदि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल कितना लग रहा है? 18 न्यूटन। समझ में आ गई बात? कितना लग रहा है? 18 न्यूटन। आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई भी कर सकते हो। तो देखिए, निर्वात के अंदर, तो मैं निर्वात को एयर ही मान लेता हूँ, मान लीजिए। तो एफ एयर के अंदर कितना लग रहा है? 18 न्यूटन, ठीक। अब यदि हमने क्या करा, 1 mm मोटाई की और 6 परावैद्युतांक की एक कांच की प्लेट, परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर कितना है? 6। समझ में आ गई बात? तो क्या एप्सिलॉन आर हमारे काम आएगा? नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कांच की जो पट्टिका है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो कांच की पट्टिका का हमें निकालना पड़ेगा विद्युतशीलता। क्या निकालनी पड़ेगी? विद्युतशीलता जो होती है उसकी वो निकालनी पड़ेगी, या हम उसे कहते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी कांच की निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा दोस्तों? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये बात हमें जानते हैं। तो अब एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होती है। तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई है 6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब इन आवेशों के मध्य बल कितना लग रहा होगा, तो बल का फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जब अदर मीडियम है और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही आएगा। और जब एयर के अंदर था तब हमारा क्या रहा होगा फॉर्मूला, तब रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, यही रहा होगा, है ना। अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में, हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो देखिए Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर 4 पाई कट जाएगा। अरे कट जाएगा कि नहीं? सब कुछ कट गया, हमारे पास आ गया
मीडियम के अंदर, तो मैं m लिख देता हूँ, F इन मीडियम डिवाइड बाय F इन एयर इज इक्वल टू, सब कुछ कट जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन, ये बन जाएगा दोस्तों। अरे समझ में आ गई बात। और अब जब ऐसा हमारे पास रिलेशन आ गया तो इसे हम आगे यूज करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया है, फोर्स इन मीडियम डिवाइड बाय फोर्स इन एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन, या आ गया है हमारे पास में। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एफ एम अपॉन में एफ ए। और हम लोग ये जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा। जैसे ही ये कटा तो हमारे पास में फोर्स इन मीडियम क्या आ गया, फोर्स इन एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर आ गया। समझ में आ गई बात। और फोर्स इन एयर कितना था, 18 न्यूटन डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी थी, 6। तो हमारे पास में फोर्स इन मीडियम कितना आ गया, 3 न्यूटन आ गया। अरे आया कि नहीं आया दोस्तों। तो अब क्या सर हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब? नहीं दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा तो आपको सीधे सीधे, ये हमने केवल इतने लंबे प्रोसेस से आपको समझा दिया है, पर आपको इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे याद रखना है कि फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू होता है फोर्स इन एयर, या फिर आप कह सकते हो निर्वात, या फिर आप कह सकते हो वायु, और उसे हमेशा डिवाइड करना है एप्सिलॉन आर से। तो किसी भी मीडियम के अंदर यदि हमसे बल निकालने को कह रहा हो तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि उस पूरे सिस्टम के लिए निर्वात के अंदर कितना बल है और उसमें डिवाइड कर देंगे परावैद्युतांक का उस मीडियम का, जिस मीडियम में आप बल निकालना चाहते हो। तो हमारे पास केवल ये एक लाइन का क्वेश्चन था, पर मैंने आपको समझाने के लिए इतने बड़े प्रोसेस से पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे आपने देखा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक छोटा सा फॉर्मूला भी बहुत काम आ सकता है। तो ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन था उसको देखते ही आप निकाल सकते थे। अब तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जैसा कि मैंने देखा है पिछले 3 साल के अंदर 1-2 बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मतलब 2 बार भी आया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी आ जाएगा वापस से। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व करके आ सको। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आया उसके लिए। बढ़ते हैं अब हम आगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने आज सीखा कूलम का नियम, और कूलम के नियम पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन करा। अब मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है, जिस क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है कि एक बिंदु आवेश है Q1 जिसका मान कितना है, 2 कूलम, ठीक है, जो कि है 2 मीटर और 1 मीटर, मतलब एक्स एक्सिस पर 2 मीटर पर और वाई एक्सिस के 1 मीटर पर रखा हुआ है, मतलब 2D में है। तथा एक आवेश है जो कि -5 कूलम है और वो रखा हुआ है -2 और 4 पर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो Q2 चार्ज है यानी -5 कूलम है, वो 2 कूलम के ऊपर कितना बल लगाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपके किससे दोस्तों, ये होगा कूलम नियम का जो सदिश निरूपण मैंने आपको समझाया था उससे। आप ट्राई करिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेना है, मैं तो हूँ ही आपके लिए। तो कल जब अपन आएंगे और क्लास में मिलेंगे तो पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, उसके बाद में मैं आगे की चीज़ों को और भी इससे अच्छे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करूंगा। आज की मोटिवेशनल कोट है या मोटिवेशनल लाइन्स है आपके लिए आज कुछ, कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में चाला होगा, बिना संघर्ष के
इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। इसी के साथ में दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और अपना जो प्रेम है, अपने आप सभी लोगों का सपोर्ट है, उसे बनाए रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।